वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट 2025। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर हम लोग पेपर की लेवल की बात करें, अगर इसे हम लोग लास्ट ईयर या उससे पहले लास्ट 2 ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट 2 ईयर से इस बार का पेपर अच्छा आया है। मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ा टफ़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ़ केमिस्ट्री का पेपर हम लोग नहीं बोलेंगे। मॉडरेट लेवल या उससे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आए हैं वो आसान क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो, एक बेरियम वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ है। बाकी क्वेश्चंस करने वाले हैं, सॉल्व करने लायक हैं। इस कारण से इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री में डाले हुए हैं। ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आसान है। जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसके क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, जिसमें आइसोमर्स वाले क्वेश्चन है, एक ईथर वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे टाइप के हैं। और इनऑर्गेनिक में जो है थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स वाले हैं। उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए इनऑर्गेनिक को बोल सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाता है स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें कि मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ओवरऑल पेपर अच्छा है, करने लायक है। मॉडरेट लेवल का केमिस्ट्री का पेपर है। तो जो केमिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है और ये कन्वर्जन है एस्टर से एल्डिहाइड का। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सूटेबल रीएजेंट्स। कन्वर्जन में इसमें क्या रीएजेंट यूज होगा फॉर दी फॉलोइंग कन्वर्जन। ये हमारे पास एस्टर है, ये एल्डिहाइड है। तो एस्टर से एल्डिहाइड हमें बनाना है, इसलिए इसमें सेलेक्टिव रिडक्शन यूज करेंगे। और सेलेक्टिव रिडक्शन के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में इसमें डाइबल एच डालते हैं। फिर डाइबल एच का मतलब है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि डाइबल एच और वाटर डालने से सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर हम लोग इसमें कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट डाल देते हैं, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह है, H2PD वगैरह है, तो ये अल्कोहल बना लेता। हमें अल्कोहल नहीं बनाना है, एल्डिहाइड तक ही रोकना है, इसलिए इसमें सेलेक्टिव रिडक्शन करना पड़ेगा। हम लोग डाइबल एच डालेंगे। डाइबल एच वाला ये ऑप्शन है। डाइबल मतलब डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 2 है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर वाटर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्राइड है इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इसमें एसाइल सब्सटीट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन होगा, जिसमें हाइड्राइड अटैक करेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे, कार्बोनाइल कार्बन पे। और उसके बाद वाटर के साथ ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो 46 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ऑर्गेनिक का है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जेई नीट में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछा गया है, तो ये सिंपल क्वेश्चन ही इसे बोलेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। एलिफेटिक एसिड का डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक नेचर हमें बताना है। तो एसिडिक नेचर हमने पढ़ा है बच्चे, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I ग्रुप एंड -M ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है +I ग्रुप और +M ग्रुप के। यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट होगा नहीं, कहीं पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो M इफेक्ट इसमें नहीं लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, तो इसमें देखो कोई ग्रुप नहीं है। यहाँ पे एक +I ग्रुप है, क्योंकि जो CH3 है मिथाइल +I ग्रुप का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 CH3 है, 2 +I ग्रुप है, इसमें 3 CH3, 3 +I ग्रुप। और हमने बोला है +I ग्रुप एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेगा, तो सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मिक एसिड का हो जाएगा, फिर एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें एक +I ग्रुप है, इसमें 2 है तो इससे कम, इसमें 3 है तो सबसे कम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा लेसाइन टेस्ट से है, ठीक है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस है ऑर्गेनिक का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट में सबसे पहले हम लोग लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम मेटल के साथ हीट करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो सोडियम के साथ हेलोजन का रिएक्शन हो गया, सोडियम हेलाइड ये बनाएगा, ये होगा। नॉट बिलोंग्स टू पूछा है। कॉपर ऑक्साइड कार्बन, ये रिडक्शन है, मेटलर्जी हो गया, ये इसमें नहीं होगा, तो यही पार्ट करेक्ट होगा। सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन के साथ साइनाइड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड। सोडियम सल्फर के साथ सोडियम सल्फाइड बनाएगा। तो सेकेंड रिएक्शन लेसाइन टेस्ट में नहीं होता है, तो 48 का सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। 49 जो है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, और ये भी आसान ही क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दिया है 0.03 पर सेकेंड।
पर सेकेंड दिया है, तो यहीं से हमें पता चल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट पर सेकेंड है। ठीक है, यूनिट से हम लोग इसका ऑर्डर पता कर लिए। हाउ मच टाइम इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर। ए नॉट का वैल्यू दिया है 7.2 मोल पर लीटर, या शॉर्ट में मोलर बोल सकते हैं, और रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर। ए की वैल्यू दे दिया हमें 0.9 मोल पर लीटर। लॉग 2 की वैल्यू दिया है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देखो सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 9 8 जा 72 है। तो देखो ये हाफ लाइफ टाइम निकाल के हम लोग इसे डायरेक्ट बता सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। T इक्वल्स टू 2.303 बाय के लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2.303 अपॉन के 0.03 है, इंटू लॉग बेस 10, ए नॉट कितना है हमारे पास 7.2 और ए हो गया 0.9, तो 9 8 जा 72, 8 हो गया, लॉग 8 को लिखेंगे हम लोग 2.303 0.03 लॉग 8, 8 को 2 का पावर 3 लिखते हैं, तो लॉग m का पावर n, n लॉग m हो जाएगा 3 लॉग 2। ठीक है, तो 2.303 इंटू 3 लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन 0.03। अब देखो हमने हाफ लाइफ टाइम के कैलकुलेशन में देखा था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है। ठीक है, सॉरी 0.693, और ये 3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा, क्योंकि ये 3 है, ये 0.03 है, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दो 69.3 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट सेकेंड इन्वर्स था। दूसरा तरीका था इसका, यहाँ से टी हाफ निकाल लेते हैं। 7.2 का फर्स्ट हाफ में 3.6 आता, सेकेंड हाफ में 1.8 आता, थर्ड हाफ में 0.9 आता, तो टी हाफ सबको ऐड करके निकाल लेते हैं। तो दोनों तरीके से करते, ये सिंपल था, ज़्यादा टफ कैलकुलेशन इसका नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, विथ बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बच्चे जब बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो डायटोमिक बनेगा ही नहीं मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, तो ये क्वाइट स्टेबल कैसे होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड है एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ये भी इनकरेक्ट होगा। जो बॉन्ड लेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का, और जो बॉन्ड एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। बोथ इनकरेक्ट फोर्थ पार्ट में है, तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं हम लोग। 51 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें है आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। मिनिमम कंडक्टेंस किसका होगा, जिसमें आयन सबसे कम होंगे। तो सबसे कम आयन किस में होंगे, देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये डिसोसिएट होगा नहीं, तो ये एक हो गया आयन और ये 3, तो 1 + 3 4 आयन्स होगा। इसमें देखो एक ये 2 आयन्स हो गया, इसमें एक ही आयन्स रहेगा, इसमें भी एक ही आयन्स रहेगा। तो मिनिमम कंडक्टेंस पूछा है, तो मिनिमम कंडक्टेंस किस में होगा, जिसमें कम आयन रहेगा। तो कम आयन तो इस दोनों में है, और इसमें कोई कंसंट्रेशन भी नहीं दिया है, तो इसका थर्ड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट होना चाहिए, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और सब में देखो जो ये हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, डिसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी होता है I × KB × M। ठीक है, के बी तो सबके लिए कांस्टेंट होगा, I × M जिसका ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट में देखो सोडियम सल्फेट, 2 सोडियम 1 सल्फेट आयन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे तो हम लोग उसे 100% मानेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 आयन्स बनेगा फर्स्ट ऑप्शन में, I की वैल्यू 3 एंड 0.01, तो 0.03 हो जाएगा। सेकेंड में डिसोसिएशन नहीं होगा, 1 × 0.015 0.015 ही रहेगा।
थर्ड में यूरिया है, डिसोसिएशन नहीं होगा तो 0.01 रहेगा। फोर्थ में KNO3 K प्लस NO3 माइनस 2 होगा तो 0.01 इंटू 2 0.02 होगा। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पार्ट होगा 0.03, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, जिसमें एक असर्शन है और एक रीजन है। ये क्वेश्चन जो है आसान है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। असर्शन में है ये कंपाउंड जो है आयोडो अल्केन अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन क्लोरो अल्केन। तो एकदम सही बोल रहा है, क्योंकि आयोडीन का साइज क्लोरीन से ज़्यादा होता है, तो आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, तो आयोडीन ईजिली रिमूव हो जाएगा, इसलिए SN2 रिएक्शन इसका फास्ट होगा। सेकेंड में है आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप, जैसा कि हमने ऊपर बोला था, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। तो एसर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो जो कि थर्ड पार्ट में है, तो इसीलिए थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 में है कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2 H2O2 एंड H2SO4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स इन देम आर रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो देखो जो KO2 है इसमें पोटासियम का निकालना है, और पोटासियम जो है अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन का निकालना है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। H2SO4 में सल्फ़र का निकालना है, तो हाइड्रोजन का +1 2 इंटू +1 हो गया, सल्फ़र का निकालना है X, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो +2 + X - 8 = 0, तो यहाँ से X की वैल्यू +6 आएगी, तो +1 -1 +6 थर्ड पार्ट में है, इसीलिए इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें भी हमें जो है प्रोसेस दिया हुआ है, और इसके रीएजेंट हमें ढूंढना है। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस, वेकर ऑक्सीडेशन, उसके बाद विल्किंसन कैटलिस्ट और जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। वैसे ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिक्स कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में हम लोग देखो कैटलिस्ट यूज करते हैं आयरन का, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड भी यूज करते हैं, तो ए का फर्स्ट पार्ट 3 में है, ये तो कैंसिल हो गया। जिगलर नट्टा कैटलिस्ट सबको याद होता है, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, तो डी का 4 देखो एक ही पार्ट में, ये आंसर तो यहीं से फर्स्ट आ गया। वेकर प्रोसेस में भी हम लोग PDCl2 का यूज करते हैं, और ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसका हमारा फर्स्ट पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, तो 56 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें वैसे फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी बच्चों को हो जाती है। तो देखो क्या है, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, नाइट्रोजन जैसे अमोनिया बनाता है, आर्सेनिक कैन फॉर्म आर्साइन, एकदम बनाएगा, आर्साइन होता है AsH3, नाइट्रोजन फैमिली ट्राईहाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, NH3 PH3 AsH3 का फॉर्मेशन इजीली करेगा, तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड है एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटॉक्साइड, एंटीमनी Sb होता है, एंटीमनी पेंटॉक्साइड Sb2O5 होता है, तो एंटीमनी को अगर हम लोग एयर में बर्न करें तो ये इजीली Sb2O5 एयर में बर्न करके ये Sb2O3 भी बनाता है। ठीक है, और ये Sb2O5 का भी अगर हम लोग स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 के साथ बर्न करें, HNO3 के साथ, तो Sb2O5 बनाएगा, नॉर्मली ये Sb2O3 बनाएगा, मतलब ये Sb2O5 का फॉर्मेशन कर सकता है, ये बोला नहीं कर सकता है, तो सेकंड इनकरेक्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, देखो 1 करेक्ट सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट पार्ट में है, इसीलिए 56 का फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 57 में बोला गया है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ये भी स्टेटमेंट दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, तो ये सही है। फेरोमैग्नेटिज्म जो है पैरामैग्नेटिज्म का ही एक केस होता है, एक्सट्रीम केस होता है, जिसमें जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगा।
सेकेंड है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr2+ आयन इज सेम एज दैट ऑफ Nd3+। देखो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन होता है इनर्ट गैस के थ्रू करेंगे तो ऑर्गन 3d5 4s1 एक्सेप्शनल होता है ड्यू टू हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इस कारण से। अब 2+ है, 2+ का मतलब है एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा, तो ऑर्गन 3d4 मतलब 4 अनपेयर्ड हो गए, 4 अनपेयर्ड बोल सकते हैं हम लोग इसे। अब देखो एन डी का जो है इसका कन्फिग्रेशन अगर देखोगे तो जेनन के बाद होता है 4f4 6s2, डी जो है कम्प्लीटली फिल्ड होगा 3d। अब एन डी पे 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2s से 1f से, तो जेनन के बाद हो जाएगा 4f3, तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो 1 इज़ ट्रू, सेकेंड इज़ फॉल्स, फर्स्ट पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। 58 में क्या है, ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। इसमें किसमें प्रोडक्ट बेंजीन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट देखो एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से हाई टेम्परेचर पे पास करते हैं तो बेंजीन बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो ये बेंजीन बनाएगा। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको वाटर के साथ हीट करें तो ये फिनॉल बना लेता है, ये बेंजीन नहीं बनाएगा, ये हमें फिनॉल देगा, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये बेंजीन नहीं दे रहा है। ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, एक ये वाला कार्बन एलिमिनेट होके ये भी बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ये नॉर्मल हेक्सेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन नहीं है, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है और एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में भी बेंजीन बनाएगा। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ बेंजीन देगा, सेकंड में फिनॉल देगा, तो सेकंड पार्ट करेक्ट होगा क्योंकि ये बेंजीन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, हमें एलिमेंट है इसका कन्फिग्रेशन और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इससे हमें मैच करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है लिस्ट ए में XeO3, जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 लोन पेयर बच जाएगा और 3 जो है डबल बॉन्ड बनाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है तो 1 2 3 1 4 हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, तो sp3 पिरामिडल सेकेंड पार्ट में है, तो A का 2, ये दोनों तो पहले निकल गया, अब इस दोनों में है। अब देखो B का चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों में B का 1 है, मतलब B का 1 ही होगा। वैसे भी XeF2 बेंट रूल को फॉलो करता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो C और D में से किसी को भी चेक कर लो, XeOF4 है, जेनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन जो है सिंगल बॉन्ड बना लेगा, तो 4 2 6, 1 लोन पेयर बच जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और 4 1 5 1 6 sp3d2, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ पार्ट में है तो C का 4 थर्ड पार्ट में है, इसलिए थर्ड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अब हम लोग। 60 में हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल हमें आइसोमर्स निकालने हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मोनोक्लोरिनेशन के बाद कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो मोनोक्लोरिनेशन अब यहाँ करो सेम ही है प्रोडक्ट, तो किसी पे भी कर देते हैं, CH2Cl कर लेते हैं, बाकी सेम CH CH3 CH2CH3। अब देखो इसमें कायरल सेंटर है, अब देखो यहाँ पे अलग यहाँ अलग, इधर इथाइल एक हाइड्रोजन, ये कायरल सेंटर हो गया, मतलब एक इसका स्टीरियो आइसोमर भी बनेगा। दूसरा इधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे करो तो यहाँ पे करो तो स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा क्योंकि ये 2 मिथाइल सेम हो गया, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, इधर इथाइल है, तो 2 मिथाइल सेम है तो इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा, तो यहाँ भी हो गया। अब यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ करेंगे तो 2 मिथाइल इस कार्बन के साथ, हाइड्रोजन C के साथ 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन बचा हुआ रहेगा मिथाइल, तो इसमें कायरल सेंटर हो गया, तो इसका एक और आइसोमर बनेगा क्योंकि इधर मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन और इधर अलग ग्रुप है। अब इस कार्बन पे करेंगे तो CH3 CH
CH3 CH2 CH2Cl हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कायरल सेंटर कोई नहीं है तो इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो टोटल प्रोडक्ट हो गए 4, तो ये हो गए 1 2 3 4, 2 स्टीरियोमर, 4 + 2 6। तो 6 वाला ऑप्शन देखो सेकेंड पार्ट में है, तो सेकेंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में क्या है हमारे पास, ये भी इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो देखो इसे सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन इनऑर्गेनिक बच्चे आजकल जो है कम पढ़ते हैं। जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 12th के साथ एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है। क्वेश्चन है अनलाइक गैलियम दैट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यही गलत हो गया। गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, सीजियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये तो ठीक है। गैलियम और सीजियम दोनों का मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो ये इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा। ऑन पोलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। देखो नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, इधर घटेगा और इधर भी घटेगा, लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ता है। तो ये नाइट्रोजन का कम होगा, क्लोरीन का भी, फ्लोरीन से कम, नाइट्रोजन का भी कम, तो ऑलमोस्ट सेम होता है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी जो नाइट्रोजन का होता है ऑलमोस्ट 3.04 होता है और जो क्लोरीन का भी 3.1 के अप्रॉक्स होता है, तो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो ये नोट सेम, ये भी इनकरेक्ट होगा। सी है ऑर्गन पोटासियम प्लस Cl- Ca2 प्लस S2- ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सही है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। पोटासियम का 19, एक दे दिया 18 होगा। 17 एक गेन कर लिया 18 होगा। 22 दे दिया 18 होगा। 16 2 गेन कर लिया 18 होगा। तो सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सी पार्ट करेक्ट होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज सिलिकॉन एल्यूमिनियम। देखो सोडियम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का होना चाहिए, उससे कम एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम होना चाहिए। लेकिन मैग्नीशियम का लास्ट में S2 है, 12 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 है। इसका 3s2 3p1 होगा। ये नाइदर हाफ नॉर फिल, ये जो है S2 फुलफिल्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का होगा। लेकिन ये एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ई है एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, सही है। ऊपर से नीचे आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ऊपर से नीचे आने में साइज बढ़ता है, तो सीजियम जो है लिथियम और रुबिडियम दोनों से बड़ा होगा। तो सी एंड ई फोर्थ पार्ट में है, तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम 2+ एज। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बेरियम सल्फेट का जो क्रिस्टलाइजेशन है इसकी भी दिया हुआ है और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है। तो जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बेरियम सल्फेट की बात करें, अब देखो जो हमारे और सल्फेट का दिया है फॉर्मेशन, ये एक्वस में दिया है, तो ये एक्वस में दिया है, तो जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग लेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो भी एक्वस में लेना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम आयन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H ले लो नॉट, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, दोनों का लेंगे। अब ये भी एक्वस लेंगे, ये भी एक्वस, तो ये भी एक्वस होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सॉलिड में दिया है, तो एक्वस का क्या होगा, एक्वस सॉलिड से बनने में, एक्वस से सॉलिड बनने में इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो एक्वस बनने में कम एनर्जी रिलीज होगा, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा -349 -4.5 इक्वल्स टू, बेरियम का हमें निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड बेरियम का, और सल्फेट का दिया है -216, ठीक है। तो ये हो गया -349 +4.5, इसको देखो प्लस माइनस माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 216, ये आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम आयन एक्वस मीडियम में। अब देखो ये -349 हो गया प्लस 0.5 220, अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 8, 4 में से 2 गया 2, 1, 1 -128.5 जो कि थर्ड पार्ट में है, इसीलिए इसका थर्ड पार्ट
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास, 63 है हमारे पास। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, दोनों को मैच करना है। इधर एग्जाम्पल दिया है, इधर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ही हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन, जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम्पल भी ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या है? जो वाटर वेपर होते हैं, मॉइस्चर्स होते हैं एयर में, मतलब लिक्विड इन एयर। तो लिक्विड इन एयर देखो, लिक्विड इन गैस सेकेंड पार्ट में है, तो ए का सेकेंड पार्ट, ये दोनों तो पहले ही चला गया, 3 और 4 बचा। एलओए जो है सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है, बी का फर्स्ट पार्ट, यहीं से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अमलगम जो है ये हमारा लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी और मेटल का पेस्ट होता है, मरकरी लिक्विड, मेटल सॉलिड। स्मोक अब हमारा हो जाएगा सॉलिड इन गैस। स्मोक में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल होते हैं एयर में, तो सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। तो 63 का 4 पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला। कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन करके मीथेन बना रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव रिएक्शन। निगेटिव का मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, नहीं होगा, इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। तो अब फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में हमें चेक करना है। तो निगेटिव है, तो ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या होता है? जो दोनों के एनर्जी का डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, ये वाला पार्ट जो है 74.8 होगा। तो इसमें ऊपर वाला बताया, इसलिए ये नहीं होगा। अब बच गया इसमें एक ही पार्ट है, थर्ड पार्ट, जो कि ये बताया है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस, दिस इज 74.8। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है अब हमारे पास। शुगर एक्स किस में होता है? अब एक्स के लिए हमें 4 डाटा दिया हुआ है, और क्या होगा? माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फाउंड इन हनी स्वीटेस्ट है, और स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर जो होता है फ्रक्टोज होता है, तो ये फ्रक्टोज हो सकता है, ठीक है। कीटो शुगर फ्रक्टोज कीटोन ही होता है, ठीक है ना। फ्रक्टोज जो है कीटोन होता है और ग्लूकोज जो है एल्डिहाइड होता है, तो यहाँ से भी कंफर्म हो रहा है फ्रक्टोज होगा। एग्जिस्ट इन अल्फ़ा बीटा एनोमेरिक फॉर्म, फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों अल्फ़ा बीटा एनोमेरिक फॉर्म में होता है, और ये लेबोरोटेटरी है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रक्टोज लेबोरोटेटरी। ये सारे जो है फोर्थ ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 65 का 4 पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो ऑफ साइक्लिक ईथर ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C4H8O। अब इसमें सारे स्टीरियो आइसोमर है, तो इसमें मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। अगर एक भी आपके ऑप्शन छूट जाएंगे तो देखो 11 भी है, 10 भी है, 8 भी है, 6 भी है, तो आंसर में मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो देखते हैं हम लोग इसे बना के पहले। अब देखो इसमें हमें ओनली साइक्लिक ईथर बनाना है, ठीक है ना। C4H8O है, अनसेचुरेशन फैक्टर 1 है, मतलब एक रिंग बनाएंगे, तो 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो एक तो 5 का डायरेक्ट रिंग बना देते हैं। इसमें 4 कार्बन है, 5 ऑक्सीजन है, और इसमें कोई कैरल सेंटर नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा, ये एक ही पार्ट होगा। अब 4 का रिंग बनाते हैं, जिसमें एक ऑक्सीजन, साइक्लिक ईथर है तो ऑक्सीजन को हमेशा रिंग में ही रखना है, और एक मिथाइल इधर लगा देते हैं। अब देखो इसमें ये कायरल सेंटर है, एक ही कायरल सेंटर है, तो 2 का पावर 1, 2 इसके टोटल हो गए, एक ये एक इसका एनेंशियोमर, ठीक है। अब एक देखो जो ये है मिथाइल, इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं, इधर रख देते हैं, तो एक और आइसोमर बन जाएंगे इसके, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये कायरल सेंटर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर और इधर दोनों सेम ग्रुप आ गया, तो इसके एक ही आइसोमर बनेंगे, ठीक है। अब 4 का हो गया, अब इसको इधर शिफ्ट करें तो सेम बन जाएगा, इसलिए अब 3 का चेन बनाते हैं। 3 का चेन बनाए तो 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन हुआ, 2 कार्बन और लगाने हैं, तो 2 कार्बन एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, तो एक कायरल सेंटर ये हो गया, एक कायरल सेंटर ये हो गया, 2 कायरल सेंटर है, दोनों सिमेट्रिक है, इसीलिए इसमें एक मेजो बनेगा, तो टोटल आइसोमर इसके 3 बनेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला लेते हैं 2 का पावर n-1 प्लस 2 का पावर p-1,
तो 2 कायरल सेंटर है, 2 का पावर 2 - 1 प्लस 2 का पावर p होता है n/2 इवन होने पे 2/2 1 - 1, तो 2 का पावर 1 2 हो गया प्लस 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 - 1 0, तो 2 का पावर 0 सॉरी 1 होता है, तो इसके टोटल 3 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 में एक हम लोग और बना सकते हैं, दोनों को सेम कार्बन पे रख दें, तो दोनों को सेम कार्बन पे रख दें तो कायरल सेंटर हो ही नहीं सकता है, इसके एक ही बनेंगे। और जो हमने ये लिया है 2, इसको एक ही साथ बना दें इथाइल, तो इसमें भी हमारा एक कायरल सेंटर बन जाएगा। कायरल सेंटर बन गया मतलब इसके एक और एंजियोमर बनेंगे, तो 2, तो 2 1 3 3 6 7 2 9 1 10, टोटल 10 आइसोमर्स बनेंगे जो कि फर्स्ट पार्ट में है। अब अगर हमें साइक्लिक ईथर नहीं बोलता तो इस तरह से भी हम लोग एक बना सकते थे, तो ये 11 हो जाता, लेकिन ये साइक्लिक ईथर नहीं है, जो ऑक्सीजन है वो रिंग में नहीं आया, इसीलिए इसे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 में क्या है, फॉर द रिएक्शन A से 2B है, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2500 एट 1000 केल्विन। R की वैल्यू हमें दिया हुआ है और Kp फॉर द रिएक्शन एट 1000 केल्विन इज, Kp की वैल्यू पूछा है, इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन हो गया ये। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, क्वेश्चन है ए गैस है, इससे 2B बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग Kc की वैल्यू निकालते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो क्वेश्चन में दिया है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर ऑफ 2500। तो अगर Kf है तो Kb जो है इससे 2500 टाइम्स ज़्यादा है Kf से, तो Kf कैंसिल 1/2500 हो गया। अब हमें Kp पूछा गया 1/2500, इसका मतलब होता है अगर 1 से डिवाइड कर दो 2500 को, जो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 0.0004। देखो ये वाला ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, मतलब अब Kp निकालना पड़ेगा Kc इंटू RT का पावर डेल्टा एन 2 - 1 1 हो जाएगा, तो Kc हो गया 0.0004। R की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.0831 लेना है और टेम्परेचर 1000 लेना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 आ जाएगा इंटू 0.0831, तो ये आ रहा है सॉरी 0.4 आएगा, ये 4 नहीं आएगा 0.4 आएगा इंटू 0.0831, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.03324, तो 0.03324 फर्स्ट पार्ट में 0.033, तो फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 में क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम when it undergoes n equals to 2 to n equals to 3 and n equals to 4 to n equals to 6 ट्रांजिशन रेस्पेक्टिवली। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, रेडबर्ग इक्वेशन से निकालेंगे। तो रेडबर्ग इक्वेशन हमने पढ़ा है 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो क्वेश्चन में है रेशियो पूछा है वेवलेंथ ऑफ लाइट हाइड्रोजन एटम के साथ n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 3, मतलब n1 छोटा होता है n2 बड़ा वाला होता है। तो फर्स्ट वाले को λ1 मान लेते हैं, 1/λ1 हो जाएगा। R हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम दिया है तो Z लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2² माइनस 1/3²। तो R ये हो गया 1/4 माइनस 1/9, तो R के साथ हो जाएगा 4 और 9 का एलसीएम 36, 9 माइनस 4 तो 5/36, तो λ1 की वैल्यू हो जाएगा 36/5R। ठीक है, अब 1/λ2 निकालो, 1/λ2 क्या हो जाएगा R Z 1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, 1/n1², n1 4 का स्क्वायर, n2 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो R 1/16 माइनस 1/36। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, R 16 और 36 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, 16 इंटू 36, तो 36 माइनस 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 20R/16 इंटू 36, तो 4 5 जा 20, 4 9 जा 16, तो 5R/16 से 144, तो λ2 की वैल्यू हो जाएगा 144/5R।
तो अब लेमडा 1/λ2 निकालना है। तो लेमडा 1 कितना है हमारे पास 36/5r, 36/5r। ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5r/144, 5r कैंसिल, 12 3 जा 36, 12 बरबरे 44 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो दैट इज 1/4। तो 1/4 सेकेंड पार्ट में है तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, 1/4 इसका आंसर था। 69 है, if the molar conductivity lambda m of a 0.05 mole per liter solution of a monobasic weak acid is, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमें दिया है लेमडा 1 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये साइमन है, और कंसंट्रेशन दिया है इसका 0.050 मोल पर लीटर, मोलर लिख लेते हैं। इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा की वैल्यू पूछा है। ये हमें दिया है कैटायन का और एनायन का। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है तो यहाँ से हम लोग लेमडा m नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है तो एक कैटायन एक एनायन होगा तो दोनों को ऐड कर देते हैं। 349.6 प्लस 50.4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 9 1 10 5 4 9 1 10 400 हो जाएगा। अब यहाँ कोहर लॉस से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, अल्फ़ा इक्वल्स टू लेमडा m अपॉन लेमडा m नॉट। तो लेमडा m 90 था, लेमडा m नॉट 400 है, तो 0 0 कैंसिल, 9/40, 9/40 दैट इज 0.225, तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70 अब हम लोग देखते हैं। ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 मोल्स ऑफ एक्स एंड 10 मोल्स ऑफ वाई, ठीक है, मेक सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो दिया है 70 टॉर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स और प्योर वाई दिया है, प्योर एक्स का प्योर वाई का। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिस्क्राइब्ड सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन क्या होगा ये पूछा गया है। तो रॉल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, एक्स वाई दिया है तो पी एक्स नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पी वाई नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। तो एक्स नॉट एक्स का जो दिया है 63 और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स क्या होगा 5 + 10 15, ठीक है, और पी वाई नॉट की वैल्यू दिया है 78 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई क्या होगा 10/15, तो 5 या 15, 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 हो गया, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 3 से कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 6 18, तो 21 प्लस 2 6 52, ये हो गया 373। तो देखो अब क्या हो गया, जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है, मतलब जो प्रेशर है वो लेस देन आ रहा है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। एक्स और वाई दिया है ए और बी के बदले, तो प्रेशर कम आ रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा जो कि फोर्थ पार्ट में है, इसीलिए इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। एमंग द फॉलोइंग चूज वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है ए पार्ट में 212 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, मोलर मास दे दिया है, तो मोलर मास से पहले मोल निकाल लेते हैं। 212/106 मोल सोडियम कार्बोनेट होगा, और इसमें एटम कितने हैं, 2 सोडियम 2, 1 कार्बन 3, 3 ऑक्सीजन 6, तो इंटू 6, 106 2 बार में कट जाएगा, 2 × 6 12। बी पार्ट में देखो 248 ग्राम सोडियम ऑक्साइड, तो 248 को 62 से डिवाइड करेंगे इंटू 3 एटम है, ठीक है, तो 6 चौके 24 4 बार में कट जाएगा, ये भी 12 हो गया। तो इसके देखो ए और बी तो इक्वल ही आ रहे हैं, तो ए और बी किस में इक्वल है, इस दोनों में तो है ही नहीं, 3 और 4 बच गया। अब सी और डी में देखो, सी में क्या है 240 ग्राम, ठीक है, तो 240/सी पार्ट में 40, NaOH में 1 2 3 एटम है, तो 6 हो गया, छतरी के 18, ये इक्वल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, आंसर तो फोर्थ पार्ट आ गया। अब डी को भी चेक कर ही लेते हैं। डी में 12 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 12/2, और हाइड्रोजन में 2 एटम, तो 2 2 कैंसिल 12, तो डी देखो इक्वल हो गया, तो फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है। विच ऑफ द फॉलोइंग
आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 72 में देखो विच ऑफ द पैरामैग्नेटिक था। इस क्वेश्चन में हमने अभी बताया था, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होता है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड डायमैग्नेटिक होगा। तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से देख लेते हैं। तो देखो जो निकल है, निकल का जो कन्फिग्रेशन होता है ऑर्गन के बाद 3d8 4s2 होता है। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करेगा 3d10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये डायमैग्नेटिक होगा। मतलब जिसमें B है उसको पहले ही काट दो, ठीक है। अब देखो जो E है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, तो ये भी पेयरिंग करा देगा सेम, तो इसका भी जो है ये डायमैग्नेटिक होगा, तो E वाला भी नहीं होगा। अब देखो जो C है Ni का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, साइनाइड का -1 होता है तो 4 है तो -4 -2, x की वैल्यू +2 होगा। तो Ni2 प्लस जो है 3d8 आएगा और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी पेयरिंग कर देगा, तो पेयरिंग हो जाएगा तो ये भी डायमैग्नेटिक, तो C भी नहीं होगा। तो अब एक ही ऑप्शन बच गया A एंड D, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 में है द हाफ लाइफ टाइम टी हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। टी हाफ दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 1 मिनट। देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन फॉर द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू। ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का एग्जाम्पल है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अगर मैक्सिमम बच्चों को जो NCERT सॉल्व करते हैं आंसर भी याद होता है तो डायरेक्ट सेकंड पार्ट लगा देंगे। देखो जो टी हाफ हमें 1 मिनट दिया है और पूछा है टाइम 99.9% कंप्लीशन में कितना होगा, तो टी हाफ दिया है तो के की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 1 मिनट दिया है, मिनट में ही हमारा आंसर भी है, तो 0.693/1 0.693 हो जाएगा। अब टाइम निकालना है 99.9% कंप्लीशन, मतलब 0.1% बचेगा, तो टी क्या होगा 2.303 अपॉन के क्या है 0.693 इंटू लॉग बेस 10 A नॉट अगर 100 है तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 99.9% कंप्लीट हो गया, तो 0.1% बचेगा। तो ये 100 है तो ये 0.1 हो जाएगा, तो टी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.303 अपॉन 0.693, ये 10 का पावर 3 हो जाएगा। लॉग बेस 10 का पावर 2, ये 10 का पावर -1 ऊपर जाएगा प्लस होगा 10 का पावर 3, तो ये क्या हो गया 2.303, 3 log 10, तो 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 अपॉन 0.693। तो देखो ये 0.3010 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0.3 ऊपर 3 है तो ये ऑलमोस्ट 10 के इक्वल होगा। तो ये सॉल्व करके भी बता सकते हैं या NCERT जो सॉल्व किया होगा वो डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख देता है 10 मिनट। तो 74 देखते हैं अब नेक्स्ट। 74 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ He2+ आयन एंड Li2+ आयन आर हीलियम Hi+ एंड Li2+ आयन, ये हाइड्रोजेनिक है तो बोर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा। RH का वैल्यू हमें दिया हुआ है, A0 का वैल्यू दिया हुआ है। ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एनर्जी एंड रेडियस पूछा है, किसका किसका पूछा है, हीलियम और लिथियम का। तो पहले हीलियम का निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ हीलियम He+ आयन। अब देखो हमारा जो एनर्जी है जूल में दिया है और ये वैल्यू भी दे दिया है, हमें याद रखना भी आसान होगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 का पावर -18 Z²/n²। तो Z² और फर्स्ट बोर ऑर्बिट पूछा है तो n की वैल्यू 1 होगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 2 का स्क्वायर 4/1, हीलियम के लिए यही एनर्जी होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और आंसर निकालते हैं। 4 8 जा 32, बच गया 3, 4 1 जा 4 3 7, 4 2 जा 8, -8.72 इंटू 10 का पावर -18। तो हीलियम के लिए देखो -8.72 10 का पावर -18 किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है हीलियम के लिए। तो ये -16 दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट इनकरेक्ट। सेकंड में देखो -16 दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट। थर्ड में 18 दिया हुआ है, ये हो सकता है। फोर्थ में 19.62 दिया हुआ है, ये भी इनकरेक्ट। तो इन एक ही ऑप्शन निकालने से हमारा आंसर आ गया। अब रेडियस भी अगर निकालना होगा हीलियम का, तो रेडियस
हमें जो फार्मूला होता है किस में निकालना है, पिकोमीटर में, और पिकोमीटर के लिए हमें फार्मूला भी दे दिया है 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड पिकोमीटर। अगर एंगस्ट्रम लेते हैं तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। तो बाकी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक से ही आंसर आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में क्या बोला गया है, among the given compound 1 to 3 दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड तोड़ना है, मार्क्ड विथ स्टार एज। मतलब ये डबल बॉन्डेड के साथ है, ये ट्रिपल बॉन्डेड के साथ है, ये सिंगल बॉन्डेड के साथ है। इसको देखो दो तरीके से देख सकते हैं। ये बोल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन CH मतलब एसिडिक नेचर देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 है। तो sp में s कैरेक्टर 50% होता है, इसमें 33.3% होगा, और sp3 में 25%। s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा सेकंड का होगा, उसके बाद फर्स्ट का होगा, उसके बाद थर्ड का होगा। तो एक तो ये तरीका है जिससे हमारा थर्ड पार्ट करेक्ट हो रहा है। दूसरा तरीका है H निकाल के जो हमारे पास आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, तो उससे भी हमारा यही ऑप्शन होगा। हमें तो ज़्यादा सिंपल लगा एसिडिक नेचर वाला, तो उस कंसेप्ट से हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 76 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब हम लोग इसका लिमिटेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमने डायरेक्ट देखा है जो गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम है उसको ये एक्सप्लेन नहीं करता है। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम सेकेंड पार्ट में है, तो ये करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन्ड। जो करेक्ट ऑर्डर पूछा है, कौन सा करेक्ट ऑर्डर में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले देखते हैं, ए पार्ट H2O NH3 CaCl3 डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन की कार्बन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, इसलिए डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो ए पार्ट करेक्ट होगा। अब देखो बी में है XeF4 XeO3 XeF2 नंबर ऑफ लोन पेयर। जनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो सही है बी। जनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड बनाया तो 4 लोन पेयर बचेगा। XeO3 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 8 में से 6 चला जाएगा, 2 बचेगा। XeF2 2 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाएगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा, 6 बचेगा। तो सबसे ज़्यादा तो XeF2 का होना चाहिए, गलत होगा। सी है OH CH NO बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखो जो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइज घट रहा है, तो सबसे ज़्यादा होगा CH का, फिर होगा NH का, फिर OH का। तो ये OH का सबसे ज़्यादा है, ये भी इनकरेक्ट है। N2O2H2 बॉन्ड इंथैल्पी, यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो जो बॉन्ड इंथैल्पी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा N2 का होगा, तो ये सही है, A and D करेक्ट होगा जो कि थर्ड पार्ट में है। तो 77 का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। दोनों को मैच करना है, एक साइड नेम ऑफ विटामिन, दूसरा डेफिशिएंसी डिजीज। तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, विटामिन B12 से एनीमिया होता है, तो ए का 4 सेकेंड एंड फोर्थ में है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब है विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बी का 3 ये सारे में है। ठीक है, अब सी है B2 से कैलियोसिस होता है जो कि ए में है, तो सी का 1 देखो 2 में 2 है, तो यहाँ से फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। डी है विटामिन B6 का, एक ही बच गया ऑप्शन सेकेंड वाला, तो फोर्थ पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79 में है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ पूछा गया है, क्या क्या दिया है, एन इथाइल एमाइन, एन इथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन है, तो CH3 CH2 एन पे एक इथाइल है, तो एक हाइड्रोजन होगा, इधर भी इथाइल होगा, तो ये सेकेंडरी एमाइन हो गया। इथेनामाइन सेकेंडरी एमाइन होता है, इथेनामाइन CH3 CH2 NH2 ये प्राइमरी हो गया क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही इथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे 2 इथाइल लगा था तो सेकेंडरी था, ये प्राइमरी है। एन मिथाइल एनिलीन,
एन मिथाइल एनिलीन, एनिलीन की बेसिक नेचर वैसे ही कम हो जाएगी, उसमें भी मिथाइल लगा हुआ है। और बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन में सिर्फ NH2 है। अब देखो सेकेंडरी की तो सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्राइमरी की तो सबसे ज़्यादा 2 फिर 1, इस दोनों की कम होगी क्योंकि इसमें रेजोनेंस में जाएगा लोन पेयर। और इसमें एक मिथाइल है जो प्लस आई ग्रुप का काम कराएगा, सेकेंडरी है तो इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी। तो यही ऑर्डर करेक्ट हो गया, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो फर्स्ट पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ पूछा गया है। तो देखो इसमें सबसे पहले हमें वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है, और वेवलेंथ जो है एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। और सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी देखो इसमें तो हमारा वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, अमोनिया कोबाल्ट के साथ है, और कोबाल्ट दोनों में कोबाल्ट +3 है। तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। पहले इसी दोनों को देख लेते हैं, ये दोनों तो बाद में आएगा, पहले ए और बी में पहले कौन आएगा, ठीक है। तो ए और बी में देखो इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मेटल सेम है, +3 में आ रहा है दोनों में। क्योंकि यहाँ पे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर x + 0 +3 आएगा, x - 6 - 3 तो x की वैल्यू +3 आएगी। तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ सबसे कम, तो सबसे कम बी का होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड पहले एलिमिनेट हो गया। अब बी के बाद ए होगा, ये बी के बाद डी दिया है तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट है। बी के बाद ए फोर्थ पार्ट में है तो फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा, फिर डी देन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 इस साइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। कौन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, कौन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करेगा। तो ब्रोमीन वाटर का कलर रेडिश ब्राउन होता है, इसको कौन डिकलराइज नहीं करेगा। तो ब्रोमीन वाटर का जनरली यूज हम लोग करते हैं अनसेचुरेशन चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें तो अनसेचुरेशन है, ये तो डिकलराइज करेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके साथ अनसेचुरेशन के साथ साथ जो NH2 और OH है, एनिलीन और फिनोल, ये भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन देता है। फिनोल और NH2 दोनों में ये OH और NH2 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल या एनिलीन बनेगा। तो ये दोनों तो रिएक्शन देगा, डिकलराइज करेगा, तो आंसर नहीं होगा। जो साइक्लोहेक्सेन है ये ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज नहीं करता है। अगर साइक्लोप्रोपेन होता तो ये कर देता, लेकिन साइक्लोहेक्सेन नहीं करेगा, इसलिए 81 का थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑर्गेनिक का सिंपल क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये फाइनल प्रोडक्ट बताना है। ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें सबसे पहले HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड डाला, तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में क्या होगा, CH3 यहाँ पे है, Br इस कार्बन पे ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा। अब इसमें KCN डालेंगे तो KCN क्या करेगा, Br को रिप्लेस करेगा, तो ये Br हट के यहाँ पे CN आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है CN में। अब इसमें सोडियम अमलगम इथेनॉल, तो ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो रिड्यूस करेगा तो दो जो पाई बॉन्ड है वो रिड्यूस होकर CH2 NH2 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो थर्ड पार्ट में है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये भी जो है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में मिक्सचर दिया है, लिस्ट 2 में मेथड ऑफ सेपरेशन दिया है। तो फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म और एनिलीन दिया है। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण इसका यूज हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। तो A का 4 देखो ये दोनों तो होगा नहीं, बच्चे ने ये तो गलत है। B4 A एंड थर्ड एंड फोर्थ में आएगा। अब B देखो दोनों में 3 है, B का 3 हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी क्रूड ऑयल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यूज करते हैं, दोनों में थर्ड दिया है। अब C या D किसी का भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो C में ग्लिसरॉल स्पेंट लॉय, इसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल
स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करेंगे। तो सी का फर्स्ट थर्ड पार्ट करेक्ट होगा। एनिलीन और वाटर के लिए स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 है अब हमारे पास। देखो ये भी हमारा पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिलोंग टू मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप का मतलब होता है एस एंड पी ब्लॉक। तो एस एंड पी ब्लॉक में कौन आएगा? फर्स्ट देखो 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट ए होगा, ठीक है। अब देखो ये 3d3 4s2 एस फील्ड है, n-1 डी के लास्ट में जाएगा, क्योंकि अगर डी भरा होता तो d10 होता, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ये नहीं होगा। इसमें देखो ये 4d10 फील्ड है, s2p में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब p ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो a एंड c दोनों मेन ग्रुप में आ रहा है। 3d10 4s1 ये कॉपर का कन्फिग्रेशन है, कॉपर भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। और 3d2 ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो a एंड c इज फोर्थ पार्ट, तो इसका 84 का फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन। 85 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट एज सिस ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमर का मतलब है कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट सिस ट्रांस आइसोमर। तो सिस ट्रांस आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन है या तो डबल बॉन्ड होगा या तो रिंग होगा। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ जो दो ग्रुप आ रहा है, या जो रिंग के कार्बन है इसके साथ जो दो ग्रुप आ रहा है, ये दोनों डिफरेंट होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो 1,1 डाईमिथाइल, 1 पे 2 मिथाइल आ गया, सेम ग्रुप हो गया। साइक्लोप्रोपेन जैसे ये अभी हमने बनाया 1,1 डाईमिथाइल, ये तो देगा नहीं क्योंकि दोनों सेम हो गया, तो ये नहीं होगा। 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है 1,2 डाईमिथाइल, एक यहाँ पे मिथाइल एक यहाँ पे मिथाइल, तो यहाँ पे एक मिथाइल एक हाइड्रोजन, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गया, यहाँ पे मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, तो ये शो करेगा। तो बी पार्ट इसका करेक्ट है, सेकंड पार्ट करेक्ट है। 86 नंबर क्वेश्चन है phosphoric acid ionize in 3 steps with their ionization constant value Ka1, Ka2, Ka3 respectively. While K is overall ionization constant, which of the following statements are true? इसमें कौन सा ट्रू होगा? तो ये जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में टाइम लग जाएगा, बड़ा क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन आसान है। देखो जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है 3 स्टेप में आयनाइज होगा। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 पहले देगा H2PO4 माइनस H प्लस Ka1 है, फिर देगा H2PO4 माइनस एक और H प्लस देगा, तो ये बन जाएगा HPO4 2 माइनस H प्लस ये Ka2 है, ठीक है। फिर HPO4 2 माइनस जो है एक H प्लस देगा तो बन जाएगा PO4 3 माइनस, ठीक है, इसके लिए Ka3 हो जाएगा। और ओवरऑल K है तो ओवरऑल K जो है Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3 के इक्वल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है log K इक्वल्स टू log Ka1 प्लस K log Ka2 प्लस log Ka3, ये सही होगा क्योंकि log लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, अब फिर इसे सेपरेट करेंगे तो ऐड हो जाएगा। इधर log K है ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये अलग हो जाएगा, log Ka1 प्लस log Ka2 प्लस log Ka3, तो इसका फर्स्ट पार्ट करेक्ट है। H3PO4 स्ट्रॉन्गर देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 2 माइनस, ये भी सही होगा क्योंकि हमेशा Ka1 फर्स्ट स्टेप की वैल्यूज हमेशा सेकंड से ज़्यादा होती है, सेकंड की वैल्यू थर्ड से ज़्यादा होती है, ये हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, ठीक है। तो Ka1 की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए H3PO4 की एसिडिक नेचर बाकी दोनों से ज़्यादा होगी, तो बी करेक्ट है। सी पार्ट तो यही है जो अभी हमने लिखा, और ये वाला रिलेशन सही नहीं है, तो ए बी सी तीनों देखो किस में है, सेकंड पार्ट में है, तो सेकंड पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, ये भी हमें मैच करने के लिए आया है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आयन दिया है, लिस्ट 2 में ग्रुप नंबर इन कैटायन एनालिसिस, ये हमें सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन दिया है। अभी ये क्वेश्चन जो है सॉल्ट एनालिसिस का सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ ग्रुप नंबर पूछा गया है, तो ये याद रखने के लिए हमने तरीका भी बताए थे, अभी तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है ये ग्रुप 4 में आता है, तो ए का थर्ड पार्ट, तो ए का थर्ड सब में दिया है।
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ग्रुप 6 में आता है, मैग्नीशियम ग्रुप 6 में आता है, सी का 4 पार्ट, ठीक है, मैग्नीशियम ग्रुप 6 में आएगा। यहाँ से भी देखें आंसर आ रहा है हमारे पास, नहीं 3 एंड 4 दोनों में है। उसके बाद लेड, लेड जो है ग्रुप 1 में आता है, सी का 1 पार्ट, सी का 1 पार्ट, देखो 4th पार्ट यहीं से हमारा करेक्ट हो गया। ये भी हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन था डायरेक्ट। 88 नंबर क्वेश्चन है, हायर यील्ड ऑफ NO इन कैन बी ऑब्टेन्ड एट। ये जो है हमारा ली चैटेलियर प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। अब जो ये रिएक्शन है इसमें देखो डेल्टा NG 0 है, डेल्टा NG 0 है तो प्रेशर और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो हायर टेम्परेचर करेक्ट होगा, लोअर टेम्परेचर नहीं होगा। हायर कंसनट्रेशन ऑफ N2, N2 का कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे, रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, सी करेक्ट है। O2 भी रिएक्टेंट है, ये भी बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो ACD करेक्ट होगा, ACD सेकेंड पार्ट में है तो सेकेंड पार्ट करेक्ट होगा। ये भी इक्विलिब्रियम का सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इसके बेसिस पे हमें आंसर बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 to 278 केल्विन। इट डिकम्पोज इजीली इन ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट में ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकेंड है, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, सही है, आयोडीन की रिएक्टिविटी कम होती है बेंजीन के साथ। हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम विथ KI, ये भी सही है। जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का गेटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन होता है, ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बना सकता है, आयोडोबेंजीन नहीं बनाता है। आयोडोबेंजीन में हम लोग एक्वस KI डालते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा जो कि थर्ड पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है अब हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें रिएक्शन दिया है, इसमें देखो C डबल बॉन्ड O भी है, साइनाइड भी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में डाल के हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो बनेगा तो अल्कोहल किस टाइप का बनेगा पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कीटोन को देखते हैं। कीटोन देखो, जो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता है, बाकी एल्डिहाइड सेकेंडरी देता है, कीटोन टर्सरी अल्कोहल, तो यहाँ भी टर्सरी है, ये कीटोन तो बचेगा ही नहीं, ये तो गलत है, ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, तो अब साइनाइड तो बचेगा नहीं, साइनाइड भी गलत है, तो सेकेंड थर्ड पहले निकल गया, अब फर्स्ट एंड फोर्थ में देखना है। तो साइनाइड जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्सेस में है, फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये अल्कोहल नहीं कीटोन देता है, तो ये कीटोन वाला ऑप्शन फोर्थ में है, तो इसका फोर्थ पार्ट करेक्ट होगा। इस तरह से हमने ये पेपर डिस्कस किया।